नमस्कार। आज फिर आपसे हम कुछ इंटरेस्टिंग पे चर्चा करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी सोचिए उस पर, जो बड़ा ही कॉमन है, जिस पे आज मैं चर्चा करूँगा कि क्या लिमिटेशन पीरियड किसी सूट के लिए एक बार शुरू हो जाता है तो क्या वो रुक सकता है और फिर स्टार्ट हो सकता है। इसी सवाल का जवाब दिया रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने, और उसमें डिस्कस किया गया कि क्या लिमिटेशन का नेचर होता है, अगर वो एक बार शुरू हो गया तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये बड़ा ही फैसिनेटिंग एक डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल हुआ था। उस उस केस में ये लॉ सेटल हुआ, और ये डिस्प्यूट जो था वो एक 11 एकड़ लैंड को लेकर था, जिसको एग्रीमेंट टू सेल में इंटर किया गया 1988 में। और ये एग्रीमेंट हुआ था वली अम्माई और श्री राम के बीच 11 एकड़ लैंड को लेकर। और उसमें कुछ जो दो इम्पॉर्टेंट क्लॉज थे जिसके बेसिस पर आगे जो लीगल डिस्प्यूट शुरू हुआ और जिसमें उस पर रिलाई किया गया, वो मैं बता दूं। पहला तो ये किया कि उस ज़मीन, उसमें जो 11 एकड़ में से 4.5 एकड़ ज़मीन जो था, वो उसके एडजेसेंट ज़मीन से उसके लोकेशन को लेकर डिस्प्यूट था। तो उसमें ये कहा गया कि भाई ये डिस्प्यूट पहले सेटल होगा फिर सेल होगा। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट क्लाउज था कि वली अम्माई ने ये कहा कि जब तक अगर कोई इनकम्बरेंस होता है प्रॉपर्टी पे तो वो खुद ही उसको सेटल करेगी। वैसे उसने कहा कि इन प्रॉपर्टीज़ पे कोई इनकम्बरेंस है नहीं, कोई लायबिलिटी है नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक एग्रीमेंट की, जिसमें श्री राम 1 लाख रुपया पे करता है और बचा हुआ 31,45,000 रुपया पेमेंट करने के लिए 1 साल का टाइम लेता है, जो जिस दिन से एग्रीमेंट में एंट्री हुई। हालांकि उसको बाद में 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जाता है, लेकिन बात बनती नहीं है आपस में पार्टीज़ की। तो फिर श्री राम एक लीगल नोटिस देता है, और लीगल नोटिस में वो कहता है वली अम्माई को कि आप सेल डीड एग्जीक्यूट कीजिए 1 महीने के अंदर अंदर। वो रिफ्यूज़ कर देती है, और वो कहती है कि चूँकि तुम विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड तुमने पेमेंट नहीं किया, 88 का एग्रीमेंट था, 91 में नोटिस आ रहा है, तो तुम रेडी एंड विलिंग नहीं थे इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में, अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने में। और वो एक तरीके से रिफ्यूज़ कर देती है। और उसका ये जो कहना था कि इस एग्रीमेंट में जो टाइम वाज द इसेंस ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था इस एग्रीमेंट के लिए। क्योंकि नॉर्मली प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट में जब भी होता है, टाइम को इसेंस नहीं माना जाता है उस एग्रीमेंट का। तो फिर श्री राम एक सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल करता है, जिसमें वो ये कहता है, मांगता है कोर्ट से कि इसको रिस्ट्रेन किया जाए वली अम्माई को, कि वो किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ किसी एग्रीमेंट में इंटर ना करे। और वहाँ पे उसको स्टे भी मिल जाता है, फिर स्टे चलता रहता है। बाद में वो सूट डिसमिस हो जाता है एज विथड्रॉन, वो विड्रॉ कर लेता है, और उसमें कोई वो लिबर्टी भी नहीं लेता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करने का। हालांकि सूट में उसने ज़रूर ये अवर्मेंट करा था कि वो जल्दी ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेगा, लेकिन जिस दिन सूट डिसमिस हुआ, उस दिन विड्रॉ हुआ एज नॉट प्रेस्ड, उस दिन कोई लिबर्टी नहीं ली गई और वो सूट डिसमिस हो जाता है। विड्रॉ करता है सूट, उसी दिन श्री राम एक असाइनमेंट एग्रीमेंट में इंटर करता है मुरली और दुराई स्वामी के साथ, जिसमें अपने जो एग्रीमेंट टू सेल में जो राइट है 1988 के एग्रीमेंट टू सेल में, उसको वो असाइन कर देता है, दे देता है इन दोनों को कि आप आगे इससे जो भी राइट है या जो भी आपको करना है आप कीजिए। ये दोनों भी फिर फाइल करते हैं सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन ही फाइल करते हैं, वही प्रेयर कि इसको मना किया जाए कि ये किसी एग्रीमेंट में नहीं करे। जबकि इसी बीच क्या होता है कि 95 में वो 5 एकड़ लैंड किसी को बेच देती है वली अम्माई, और तब ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करते हैं। अब ट्रायल कोर्ट के पास जो ये था कि जो आर्गुमेंट था सेलर का कि भाई इनको 26 नवंबर 1989 तक ही ये पेमेंट करना था, जो इन्होंने नहीं किया, और ये सूट क्लियरली टाइम बार्ड है। बायर कहता है कि नहीं, जो असाइन ही होता है बायर का, वो ये कहता है कि टाइम इस एग्रीमेंट का इसेंस नहीं था, लिमिटेशन 93 तक स्टार्ट नहीं हुआ, चूँकि जो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, पार्टीशन सूट चल रहा था वली अम्माई का
उसके हस्बैंड की दो बीवियाँ थी, ये दूसरी बीवी थी। तो पहली बीवी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो पहली बीवी के साथ इसका पार्टीशन सूट चल रहा था। तो बोला कि 93 में वो पार्टीशन सूट डिस्पोज ऑफ हुआ, इसलिए जो लिमिटेशन शुरू हुआ 93 में हुआ और 95 में सूट फाइल हुआ। ये उसका बेसिक कंटेंशन था बायर का। उसने एक चीज़ और भी कहा कि सेक्शन 63 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जो टाइम पीरियड है पेमेंट का, वो बाई कंडक्ट भी बढ़ाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो टाइम पीरियड बढ़ाने का। ट्रायल कोर्ट डिक्री कर देती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, हाई कोर्ट भी उसको रिफॉर्म कर देती है। और ये दोनों कोर्ट का ये मानना था कि जो लिमिटेशन शुरू हुआ वो 1993 में शुरू हुआ जब पार्टीशन सूट डिस्पोज ऑफ हुआ, और 89 में नहीं हुआ जब एग्रीमेंट में जो टाइम दिया गया था। दोनों कोर्ट की फाइंडिंग बायर के फेवर में होती है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच में सुनवाई हुई, उस बेंच में जो जजेस थे वो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। जस्टिस संजीव खन्ना का लिखा हुआ ये जजमेंट है, और इसमें जो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सूट बार्ड है लिमिटेशन से, और उसने जो लीगल प्रोविज़न को साइट किया वो सेक्शन आर्टिकल 54 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एज वेल एज सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 9 ये कहता है कि एक बार लिमिटेशन शुरू हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं। हाँ, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि जिसमें कुछ पीरियड को एक्सक्लूड किया जा सकता है, बट वंस द लिमिटेशन स्टार्ट्स इट विल गो। तो कोर्ट ने ये कहा, जो सेक्शन 9 का हवाला देकर, कि ये लिमिटेशन रुक नहीं सकता है किसी भी सब्सिक्वेंट इवेंट से या किसी भी इवेंट से। और कोर्ट ने ये कहा कि भाई 1991 में जब आपने नोटिस दिया था, श्री राम ने नोटिस दिया था वलई अम्माई को, तो उसमें ही उसने ये कह दिया था कि भाई आप इसको इतने टाइम में एग्जीक्यूट कीजिए, आप नहीं एग्जीक्यूट कर रही हैं चूँकि आप ज़्यादा पैसा मांग रही हैं। ऐसा तो एक तरीके से रिफ्यूज़ल था उस एग्रीमेंट का, वो 1991 में ही लीगल नोटिस से निकल के आ रहा है, उसके रिप्लाई से निकल के आ रहा है, उसमें रिजवाइंडर भी था। और उसके अलावा जो 1991 में ही सूट फाइल हुआ इंजंक्शन का, रिफ्यूज़ल जो वलई अम्माई ने करा था, तो इस कैलकुलेशन से लिमिटेशन शुरू हुआ 15 जुलाई 1991 को, जिस दिन सूट वो फाइल हुआ, पहला सूट परमानेंट इंजंक्शन का, और ये ख़त्म हुआ 14 जुलाई 1994 को। और इस तरीके से जो ये सूट है जो 95 में फाइल हुआ, बार्ड बाय लिमिटेशन है। कोर्ट ने जो आर्गूमेंट दिया था बायर के एडवोकेट ने कि पार्टीशन सूट जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन से ये लिमिटेशन शुरू हुआ, तो कोर्ट ने ये कहा कि जो आपने दो क्लाउजेज़ को रेफ़र किया है, ये दो क्लाउज बेसिकली आपने डाला था इस चीज़ को लेकर, लेकिन उससे कहीं भी ये नहीं था कि पार्टीशन सूट, क्योंकि जिस समय ये एग्रीमेंट में एंटर हुई उस दिन पार्टीशन सूट पेंडिंग था, तो कहीं ये निकल के नहीं आ रहा था कि पार्टीशन सूट से इस एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन को और ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज को जोड़ा जा सकता है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात करी यहाँ पे कि पेंडेंसी के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो ये मेडिशन भेजा गया था, वहाँ पे नेगोशिएशन हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन उस नेगोशिएशन में वलई अम्माई ने एग्री कर गई थी कि जो 1 लाख रुपया 1989 में मिला है उसके एवज में वो 50 लाख रुपया पे कर सकती है। तो कोर्ट ने ये कहा कि हालांकि जो 1 लाख रुपये की रिकवरी का दावा, रिकवरी का के लिए वो इंटाइटल नहीं है जो पेमेंट किया है, चूँकि उसकी प्लीडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी आर्टिकल 142 को दिमाग में रखते हुए कि बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई 50 लाख रुपया वलई अम्माई देगी एज ए कंपनसेशन जो बायर्स के साइनी थे उसको। और तो इस पूरे केस में जो टेक अवे पॉइंट्स हमने देखा, जो मुझे जजमेंट जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे जो लगा कि मैं आपसे शेयर करूं कि नॉर्मली मेरे डिस्कशन में, मैं अपने वीडियो में जो आपसे डिस्कस करता हूँ लॉ को, उसमें देखता हूँ कि क्या चीज़ें जो ऐसी हैं इस जजमेंट से निकल के आ रही हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए अपने डे टू डे प्रैक्टिस में। चूँकि मेरा जो पर्पस है वीडियो बनाने का वो सिंपल लैंग्वेज में है, ताकि लिटिगेंट्स को, लॉयर्स को और लेमैन को इक्वली बेनिफिट हो सके इस सिंपल लैंग्वेज डिस्कशन से। सबसे पहला जो टेक अवे है कि एक बार लिमिटेशन शुरू हो गया तो वो रुकेगा नहीं। दूसरा कि चाहे वो इंजंक्शन का सूट फाइल करके आप लिमिटेशन को
नहीं बढ़ा सकते। तीसरा कि अगर कोई सूट पेंडिंग पहले से भी है और स्पेसिफिकली अगर एग्रीमेंट में वो मेंशन नहीं है, तो उसके सहारे भी आप सूट को के लिमिटेशन के पीरियड को नहीं बढ़ा सकते। हाँ, एक चीज़ है कि अगर कोई रिटेन एग्रीमेंट है या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप प्लीडिंग में लाकर बायर प्रूव कर दें, प्लीडिंग में ले और प्रूव कर दें कि उसके उस कंडक्ट से या उस चीज़ की वजह से जो पेमेंट का पीरियड था वो आगे बढ़ गया था, तो वो हो सकता है। तो आपको, अगर मैं एक शब्द में कहूँ, एक लाइन में कहूँ, कि चाहे आप लॉयर हों, लिटिगेंट हों, अगर जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है उस दिन आप वेट नहीं कीजिए, आप इमीडिएट अपने लिए अपनी रेमेडी को अवेल कीजिए, नहीं तो आप लिमिटेशन का शिकार हो जाएंगे। अगर इस डिस्कशन को आप फ्रूटफुल पाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें और वीडियो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।